Hello and welcome back to NSM Robotics. This is going to be the second video of Robotics 102. So in the last video हमने अपने linear velocity due to rotation topic को briefly cover कर लिया था. So जैसे आप जानते हो हमने रोबोट के डिफरेंशियल किनेमैटिक्स यानी कि डिफरेंशियल मोशन रिलेशंस के टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है. सो उसमें ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है. दिस इज गोइंग टू बी दी पार्ट सेकेंड ऑफ दैट सीरीज. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. सो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड लीनियर एंड एंगुलर मोशन. इसी को जनरल मोशन इन 3 डायमेंशंस भी बोला जाता है. ठीक है. सो लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग अ लिंक और अ रिजिड बॉडी. सो अगर आपके पास इस टाइप से एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पे कोई एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया Q. ठीक है. अब ये जो रिजिड बॉडी है दिस इज मूविंग इन दी 3 डायमेंशनल स्पेस. सो अब हमको क्या करना है, ये जो रिजिड बॉडी है इट कैन मूव और ट्रांसलेट along the 3 principal axes of the coordinate system. Also ये जो rigid body है it can also rotate about the 3 principal axes of the coordinate system. So इस टाइप के general motion in 3 dimensions में जहाँ पे एक rigid body को हम linear motion भी दे रहे हैं, साथ ही साथ simultaneously we are also giving it the angular motion. So this is going to be a very fundamental part of the differential motion relations. So let us now start with the formal derivation of this. सो एनालिसिस करने के लिए वी आर कंसिडरिंग अ फ्रेम दैट इज कोऑर्डिनेट फ्रेम 2 दैट इज ऑन द रिजिड बॉडी. और ये जो फ्रेम 2 है इसको हमने बनाया है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रेम जिसको हम फ्रेम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो हमारे पास दो फ्रेम्स हैं. सबसे पहले हम फ्रेम 2 को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम रेफरेंस फ्रेम को फ्रेम 1 को कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है. ऑल्सो लेट अस कंसिडर अ पॉइंट Q इन स्पेस. ओके. सो ये अपना हो गया फ्रेम 2. ठीक है. और फ्रेम 2 को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1. इसको हमने O1 से रिप्रेजेंट करा है और अपने फ्रेम 1 की जो 3 एक्सेस हैं दैट इज x1 y1 और z1. ठीक है. सिमिलरली ये जो पॉइंट है दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 मार्क्ड बाय O2. और जो हमारा फ्रेम 2 है इसकी जो थ्री प्रिंसिपल एक्सेस हैं दैट इज x2 y2 एंड z2. नाउ ये जो मैंने पॉइंट बताया था लेट अस कंसिडर अ पॉइंट Q इन स्पेस. सो ये जो हमारा फ्रेम 2 है विद रिस्पेक्ट टू दिस हमने एक कोई जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया इन स्पेस में. सो लेट अस एज्यूम दिस टू बी द पॉइंट, दिस टू बी द पॉइंट Q. ठीक है. ये हमने पॉइंट Q को एज्यूम कर लिया इन स्पेस. सो ऑल्सो अगर आप फ्रेम 2 को देखोगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, सो ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 से लेके ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये एक फाइनाइट डिस्टेंस है. सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन. हम जैसे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में देखते थे. सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे D से, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1. अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. अभी ड्रॉ करूँगा थोड़ी देर बाद. सो अगर मैं O1 से एक वेक्टर ड्रॉ करूँ O2 तक, सो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. सिमिलरली हमारी जो फ्रेम 2 है इसकी जो एक्सेस हैं वो अपने फ्रेम 1 की एक्सेस के डायरेक्शन से कुछ ना कुछ एंगल पे रोटेटेड है. ठीक है. सो यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे जो रोटेशन हो रही है दैट इज अबाउट सम इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन अबाउट विच वी आर कंसिडरिंग फ्रेम 2 टू बी रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. सो उस इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन को हमने बोल दिया लेट अस से एक्सिस K. और थोड़ी देर बाद आपको हिंट दे देता हूँ. वी विल यूज द इक्विवेलेंट एक्सेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन अपनी ये जो एनालिसिस है इसको आगे बढ़ाने के लिए. ठीक है. सो आपको जैसे याद होगा हमने इक्विवेलेंट एक्सेस रिप्रेजेंटेशन में पूरे के पूरे फ्रेम 2 को रोटेट कराया था. वी हैव गिवन अ सिंगल रोटेशन अबाउट फ्रेम 1 थ्रू अबाउट द एक्सेस K विच इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन. ठीक. सो हमने एज्यूम कराया इस एक्सेस के अबाउट हमने अपने फ्रेम 2 को रोटेट कराया है. और ये जो पर्टिकुलर रोटेशन है इसको हमने एज्यूम कर लिया वी नो द रोटेशन गिवन बाय R2 विद रिस्पेक्ट टू 1. दिस इज अ मैट्रिक्स. ठीक है. सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है और हमारे पास रोटेशन का जो मैट्रिक्स है वो भी है. ये हमारे पास कैसे है बिकॉज हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में इन दोनों को कैलकुलेट किया होता है. ठीक है. सो वहाँ से हम उसे एज्यूम करके चल रहे हैं दैट वी नो द वैल्यू ऑफ दीज टू पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रोटेशन मैट्रिक्स. सो अगर मेरे पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रोटेशन मैट्रिक्स है देन टेक्निकली
I have the value of the transformation of frame 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1। यानी कि जो फ्रेम 2 की ट्रांसफॉर्मेशन है रिलेटिव टू फ्रेम 1 उसकी वैल्यू है मेरे पास। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये तो बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हम काइनेमेटिक्स यूनिट में कवर कर चुके हैं रोबोटिक्स 101 में। ठीक है, सो वी हैव दिस वैल्यू। So in a nutshell, we can say that we have the value of displacement vector, we have the value of the rotation matrix, and ultimately we have the value of the transformation of this frame relative to the reference frame, that is frame 1। ठीक है, so हमारे पास इन तीनों की values हैं। So let us now carry forward our analysis। So let us now make the displacement vector। So origin of frame 1 से लेके एक vector create करा हमने जो कि origin of frame 2 तक आ रहा है। ठीक है, like this। So इस वेक्टर को we can just represented by the displacement vector। So this is d displacement of the origin of frame 2 with respect to the origin of frame 1। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, so इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ मैं लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। अब हम करते हैं ये जो पॉइंट Q है जिसको हमने फ्रेम 2 के रेफरेंस में क्रिएट करा है। सो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है Q की, पहले तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ मैं लाइक दिस। ठीक है, सो एज्यूम करना ये हमारे पॉइंट Q की इनिशियल पोजीशन है। सो हमने ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 से एक वेक्टर बनाना है Q पॉइंट तक, दैट इज गोइंग टू मार्क द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंट Q। सो ये एक वेक्टर हो गया, ये अपने पॉइंट Q की इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप एज्यूम करो एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t। ठीक है, व्हेन डेल्टा t इज अप्रोचिंग 0, सो यू कैन से दैट यू आर डीलिंग विद इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt। सो एक बहुत छोटे क्षण के लिए क्या हो रहा है, हमारा जो फ्रेम है फ्रेम 2 जो कि k एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन को आप ओमेगा से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, सो उस रोटेशन की वजह से जब हमारा फ्रेम रोटेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको प्रीसीडिंग सेक्शन में बताया था, जब भी आपका रिजिड बॉडी रोटेट होगा, सो कोई पॉइंट है दैट इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर आर्क और अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। सो इस तरीके से हमारा पॉइंट Q भी मूव करेगा बिकॉज एंटायर फ्रेम 2 को हमने K एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया। ठीक है, सो हमने अज्यूम करा कि ये जो पॉइंट Q है ये रोटेट होके फॉलोइंग अ सर्कुलर आर्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ Q। सो Q वेक्टर Q पॉइंट की ये फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक, सो इसको मैंने Q प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया जस्ट टू मेक द डिफरेंस। सो हमने ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। सो हम Q की फाइनल पोजीशन के लिए एक और वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। सो फ्रेम 2 की ओरिजिन से Q पॉइंट की फाइनल पोजीशन तक एक हमने वेक्टर बना लिया लाइक दिस। ठीक है, सो ये क्या हो गया अपना Q प्राइम वेक्टर हो गया। ठीक, ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, ये जो स्मॉल टाइम इंटरवल है डेल्टा t, सो डेल्टा t में हमारा जो एंगल रोटेटेड है, ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। सो दिस इज द एंगल जो कि Q से Q प्राइम पे आने पे हमारे वेक्टर ने रोटेट करा है, दैट इज डेल्टा थीटा। ऑल्सो डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल and is almost approaching 0 because here we are talking with the differential motion। ठीक है, ये extended period of time के लिए motion नहीं है, this is the motion for a infinitesimally small amount of time, that is why हम इसको differential motion relations बोलते हैं। so हमारा डेल्टा t भी बहुत छोटा इंटरवल है और डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा सा एंगल रोटेटेड है। ठीक, सो बिकॉज द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0, ये जो आर्क वाला डिस्टेंस है इसको यू कैन जस्ट सिंपली approximated to be a linear distance like this। इस linear distance को हमने क्या बोला, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, हमने इसको बोल दिया डेल्टा L। ठीक है, सो डेल्टा L इज द linear distance that is covered by point Q in moving from Q to Q prime। ठीक, और डेल्टा L की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। सो डेल्टा L जो है ये वाला डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू O2P मैग्नीट्यूड ऑफ O2P वेक्टर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस multiplied by the angle rotated, that is delta theta। Now small motion of the frame 2 along with the point Q relative to the frame 1 results in a small displacement delta L।
ऑफ द पॉइंट Q along a circular arc of radius r। ये जो अपने फ्रेम 2 के साथ में ये जो पॉइंट Q मूव करा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो O2P की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता ना, वेक्टर की डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, बट बिकॉज ये हमारा फ्रेम 2 के रिलेटिव में मूव किया है और हम सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वी आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो अगर मैं फ्रेम 1 से देखूँ अपने फ्रेम 2 पे जो वेक्टर है, देन ऑल्सो इट इज़ फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। सो इफ़ आई मेक अ वेक्टर लाइक दिस, हमने फ्रेम 1 से वेक्टर बनाई अपने Q पॉइंट की इनिशियल पोजीशन की, ये वाली वेक्टर, ठीक है। सो ये हो गई अपने Q पॉइंट की इनिशियल वेक्टर। सिमिलरली इसी पॉइंट से अपने Q प्राइम पॉइंट की जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है लाइक दिस, यहाँ पे हम ये जो डिस्टेंस है इसको R से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। ये जो सर्कुलर मोशन हुआ है रिलेटिव टू फ्रेम 1, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द रोटेशन, इसको हमने R से डिफाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हुआ है, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा थीटा। सो ये जो डेल्टा एल है दैट इज इक्वल टू O2P मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा, और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा के बी, वेयर R इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द पॉइंट Q। ये जो आर्क है, इस आर्क का रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम 1। ओके, सो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर एंड ट्राई टू मेक दिस, ठीक। मैंने सारे स्टेप आपको बता ही दिए हैं। अब हम एक इनिशियल में एक सिंपल केस एज्यूम करेंगे जहाँ पर हम ये मान के चलेंगे ये जो फ्रेम 2 है, x2 y2 z2 वाला फ्रेम 2, इसकी रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 इज 0, ठीक है। इनिशियली हम रोटेशन को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हम एक सिंपल रिजल्ट डिडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाएंगे। सो फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, जिसको हम R21 मैट्रिक्स से डिफाइन करते हैं, सो इनिशियली हमने इसको एज्यूम कर लिया कि यह है 0 के बराबर, मतलब फ्रेम 2 की ओरिएंटेशन एंड फ्रेम 1 की ओरिएंटेशन सेम है बिकॉज इनिशियली वी आर कंसिडरिंग अ सिंपल केस। सो इनिशियली हमने कंसिडर करा है जो रोटेशन है फ्रेम 2 की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज हम एक सिंपल केस कंसिडर कर रहे हैं। देयरफॉर इस केस में अगर मैं लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ पॉइंट Q की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, सो वो कैसे एक्सप्रेस होगी। अगर आपको डायग्राम से बताऊँ, पॉइंट Q था हमारा, वो मूव हो रहा था या फिर ट्रांसफॉर्म हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2, और फ्रेम 2 को हमने डिफाइन करा था विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फ्रेम 2 में जो पॉइंट Q है, इसकी लीनियर वेलोसिटी हमको एक्सप्रेस करनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो ये टास्क हमें करना है। सो अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा हूँ v से, ठीक। सो v इज़ फॉर वेलोसिटी, और इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q, और ये जो है ये है अपना रेफरेंस फ्रेम, कौन सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q रिलेटिव टू फ्रेम 1। सो दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो जो वेलोसिटी है फ्रेम की, हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेम की वेलोसिटी। सो एक फ्रेम 2 है जो कि फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। अभी हम पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे, इसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप फ्रेम की वेलोसिटी देखोगे क्योंकि फ्रेम भी तो मूव कर रहा है ना, फ्रेम 2 मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सबसे पहले मैं उस वेलोसिटी को डिफाइन करूंगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। अभी हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, अभी हमको सिर्फ फ्रेम से मतलब है बिकॉज फ्रेम 2 फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। सो ये हो गया फ्रेम 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम 1। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी वेलोसिटी थी पॉइंट Q की, पॉइंट Q की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। ये देखो जो अपना पॉइंट Q है ना, पॉइंट Q, ये तो फ्रेम 2 की रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना, और जो फ्रेम 2 है वो हमारा फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। सो यही हमने यहाँ पे लिखा है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q रिलेटिव टू फ्रेम 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले फ्रेम की वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1। सो दिस इज नथिंग बट दी, if I can write, this is the velocity of frame 2
So this is velocity of frame 2 relative to frame 1. अभी पॉइंट की बात नहीं हुई है, ये खाली फ्रेम्स की वेलोसिटी है। इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करोगे वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू रिलेटिव टू फ्रेम 2, बिकॉज जो हमारा पॉइंट क्यू है वो फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट क्यू है ये इनिशियली हमने कंसिडर करा था कि फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में मूव करता है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट की वेलोसिटी है ये हमको करनी है फाइनली ट्रांसफॉर्म या फिर मैप करानी है फ्रेम 1 पे। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। यहाँ से आपको पता चल जाएगा सब कुछ फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी फ्रेम की वेलोसिटी, ये तो फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में आ गई, यहाँ से पता चल रहा है। बट ये वाला जो कंपोनेंट है यानी कि पॉइंट की वेलोसिटी, ये है अभी फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में। इसको हमें मैप कराना है यानी ट्रांसफॉर्म कराना है फ्रेम 1 पे। तो आप फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से याद करो, अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, सो ये वाली जो वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू फ्रेम 2 में, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करा दूं, सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1। सो ये जो एंटायर क्वांटिटी है, ये जो एंटायर क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू इन फ्रेम 1, है ना, बिकॉज हमने ट्रांसफॉर्मेशन से मैप करा के पॉइंट 2 पे जो आ रही थी उसको पॉइंट 1 पे ले आया। सो एज यू कैन सी यहाँ भी पॉइंट 1 पे है, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 है, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 या फिर फ्रेम 1 है। ठीक है, सो एवरीथिंग वी हैव टेकन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। सो लेट मी जस्ट क्लीन इट डाउन अ लिटिल बिट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये क्या चीज़ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू। सो वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2 जिसमें हमने पॉइंट क्यू को डिफाइन किया है। सो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। ठीक है, बट हमको तो चाहिए हर चीज़ फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में। सो आपको ऐसे प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद दी सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ आई मे राइट, दिस इज, आपको ऑलरेडी पता है ये क्या है। सो दिस इज दी ट्रांसफॉर्मेशन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू दी रेफरेंस फ्रेम और दी फ्रेम 1 रिलेटिव टू फ्रेम 1। सो इस तरीके से आपने क्या करा, लीनियर वेलोसिटी को मैप करने का जो तरीका है वो सीख लिया। ठीक, एंड दिस इज व्हाट, अगर मैं इसको भी लिख दूं ये क्या चीज़ है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू, वो पॉइंट जो कि क्यू से हमने डिफाइन करा है फ्रेम 2 में, बट हम उसको कहाँ मैप करा रहे हैं, फ्रेम 1 पे। सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। यहाँ पे आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। ठीक है, सो ये एक फंडामेंटल क्लियर हो गया आपको। अगर मैं यहाँ से एक शॉर्ट में लिखूँ, सो अगर मेरे पास एक पॉइंट क्यू है जिसकी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू फ्रेम 2 पे, इसको मेरे को फ्रेम 1 पे लेकर आना है, वेलोसिटी ऑफ द सेम पॉइंट क्यू बट विथ फ्रेम 1। सो मेरे को इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1। सो ये तो हो गई अपने पॉइंट की वेलोसिटी फ्रेम 1 पे, बट फ्रेम जो हमारा फ्रेम 2 है वो भी तो मूव कर रहा है ना रिलेटिव टू फ्रेम 1। सो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा फ्रेम वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द frame 2, so this is velocity of frame 2 relative to frame 1। ठीक, so this is how velocities are transformed from one coordinate system or one frame to other frame। so ये एक बहुत important differential motion relation है। ठीक है, इसी तरीके से let us now find different other motions। so let us now continue forward। अब हमें कंसिडर करना है फ्रेम 2 को, that we are only rotating it relative to the frame 1। इस केस में there is no translation। अब आपको पता है जब कोई भी दो फ्रेम्स के बीच में प्योर रोटेशन आपको इंश्योर करनी होती है, in that case you have to just make the origins of the two frames coincident। दोनों के origins को एक दूसरे पे पिन जॉइंट या फिर हिंज करना होता है। ठीक है, सो दैट विल एंश्योर दैट देयर इज नो ट्रांसलेशन। सो अभी हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस का, दैट इज गोइंग टू कंसिडर व्हेन वन फ्रेम is going to rotate relative to the other frame without having any translation in between। previous जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ओनली लीनियर वेलोसिटी यानी कि ओनली ट्रांसलेशन को एज्यूम करा था, वहाँ पे जो रोटेशन थी वो अपनी जीरो थी। ठीक है, सो हेयर ओनली वी आर डीलिंग विद दी
rotation part. In this case, in this analysis, only rotation is considered, but the translation part is equal to 0. So अगर मैं अपने frames 1 और 2 को बनाऊं, so it will look like this. Okay, so these are the two coordinate frames. तो जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है, जिसे फ्रेम 1 बोलते हैं हम, इस केस में वो रेफरेंस फ्रेम है, उसको हमने ब्लैक से ड्रॉ करा है. सो ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1. सो दिस इज फ्रेम 1. इसके ओरिजिन को बोल दिया O1 और ये इस पॉइंट पे लाई करता है. सिमिलरली हमने एज्यूम करा कि हमने अपने फ्रेम 1 को रोटेट कराया है अबाउट सम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज एक्सिस k, और हमने उसको रोटेट कराने के बाद जो हमारा फ्रेम 2 की जो न्यू पोजीशन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 रोटेट होने के बाद जो एक्सेस हैं वो समवॉट एंगल पे आ जाएंगी. ठीक है, सो उसको हमने डिनोट करा है फ्रेम 2 से. सो ये हो गई अपनी x2, जो कि जब हमने रोटेट कराया उसके बाद इस पोजीशन पे आ गई. ये हो गई अपनी y2, ये भी y1 से कुछ एंगल पे रोटेटेड है. ठीक है, और दिस इज द पोजीशन ऑफ z2 एक्सेस, जो कि z1 से कुछ पोजीशन या कुछ एंगुलर सेपरेशन पे इस तरीके से आ गई. ठीक है, सो दिस इज फ्रेम 2. और अपने फ्रेम 2 का ओरिजिन भी फ्रेम 1 के ही ओरिजिन पे ओवरलैप आके करेगा, बिकॉज वी आर इन दिस केस एज्यूमिंग दैट जो ओरिजिन से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है, जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, वो 0 है. सो लेट मी जस्ट नाउ कंप्लीट द डायग्राम. सो अगेन इस केस में हम लोग डील कर रहे हैं विथ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी दैट इज अप्रोचिंग 0. सो आप इसको डी टी भी ले सकते हो, दैट इज द डिफरेंशियल टी डी टी. ठीक है, सो वी आर डीलिंग विथ वेरी स्मॉल डिफरेंशियल इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल्स, बिकॉज हम यहाँ पे डील कर रहे हैं डिफरेंशियल स्टैटिक के डिफरेंशियल मोशन के रिलेशन से. ठीक है, देयरफॉर जो हमारा एंगल होगा, एंगल ऑफ रोटेशन डेल्टा थीटा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल. रोटरी एंगल भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा. ठीक, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा पॉइंट क्यू था, पॉइंट क्यू जिसको हमने अपने फ्रेम 2 के रिलेटिव बनाया था. ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी जस्ट मेक दी पॉइंट क्यू. सो हमने एक पॉइंट क्यू बना लिया जो कि फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में है. सो इस पॉइंट की इनिशियल पोजीशन ये बना ली. ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू. अब इसको हमें एक वेक्टर से डिनोट करना पड़ेगा. सो लेट मी जस्ट मेक अ वेक्टर. फ्रेम 2 के रिलेटिव बना रहे हैं. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 से ये स्टार्ट हुआ. आई एम सॉरी. ठीक है, सो ये अपना वेक्टर हो गया ग्रीन कलर में. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2. फ्रेम 2 के रिलेटिव हमने अपना वेक्टर बना लिया इनिशियल क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t. ठीक है, अब हमने क्या करा, पूरे के पूरे फ्रेम्स को रोटेट करा दिया है अबाउट द एंगल थीटा, अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस k. सो सबसे पहले अपनी एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं. अपनी एक्सिस होगी k. ओके, सो ये जो अपनी रेड कलर में एक्सिस है, ये हो गई अपनी एक्सिस k. दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस अबाउट विच द फ्रेम 2 इज रोटेटेड विथ रिलेटिव टू द फ्रेम 1. सो यहाँ से जब हमने इसको रोटेट कराया है, सो रोटेशन होगी विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1. ठीक है, सो ये हमने ओमेगा से रोटेट करा दिया. सो ऑब्वियसली जो एंगल है वो बहुत छोटा एंगल होगा. सो अगर हम डेल्टा थीटा को लेकर चलें, ठीक है, जो स्मॉल एंगल है, सो इन दैट केस ये जो पॉइंट क्यू है दैट इज गोइंग टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ. सो दिस मीन्स द वेक्टर O2Q, this vector rotates about the axis k at some fixed angular velocity that is given by omega of frame 2 relative to frame 1. ठीक है, सो हमारा एंगल कितना रोटेट हुआ है, थीटा एंगल. सो ये हो गया अपना थीटा. ठीक है, या डेल्टा थीटा बोल दो या थीटा भी बोल सकते हो, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ वेरी स्मॉल एंगल्स. सो जब ये मूव हुआ है, सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस. सो अगर मैंने वो सर्कुलर आर्क ऑफ मोशन रफली ड्रॉ कर ली, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट. सो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी टी पे हमारा जो पॉइंट क्यू था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल जो पोजीशन था वो इस पॉइंट पे था क्यू ऑफ टी पे. ठीक है, सो इसको यहाँ पे हमें और ड्राइंग करनी है. सो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से डिलीट करके, एनोटेशन को यहाँ से डिलीट करके, ये जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट क्यू. सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन और द लोकेशन ऑफ द पॉइंट क्यू एट टाइम t. सो दिस इज क्यू ऑफ t यहाँ पे. ठीक, अब हमने क्या करा, रोटेशन की वजह से
ये जो टिप है अपने वेक्टर O2Q की जो टिप है, ये वाला पॉइंट, इट इज गोइंग टू मूव इन दिस सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है दैट इज लोकेटेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द के एक्सिस। के एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पे हमारा जो वेक्टर है जिसका जो पॉइंट है Q, ये एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। और अज्यूम करना डेल्टा टी पे, मतलब थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद ये जो पॉइंट Q है इसकी लोकेशन आ गई सपोज एट दिस पॉइंट। सो इतना अपना सर्कुलर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से मूव हो गया, ये यहाँ पर आ गया। ओके, सो इस पॉइंट को हमने बोल दिया दिस इज नथिंग बट द पॉइंट Q आफ्टर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। सो दिस इज एट अ इंस्टेंट t प्लस डेल्टा टी। ठीक है, सो इस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। सो इसको यहाँ से बना लेते हैं। सो O2 से हमने वेक्टर बनाया इस पॉइंट तक का। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पोजीशन वेक्टर जो कि अपने पॉइंट Q की फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। ओके, सो बाय ज्योमेट्री एंड इंस्पेक्शन ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक, और अगर मैं एक रफली बना लूँ, दिस डायग्राम इज नॉट टू स्केल, ये स्केल और मेजरमेंट से नहीं बनाया, बट अगर मैं रफ सेंटर ऑफ रोटेशन से, यानी कि अगर मैं इसको C बोल दूं पॉइंट को, सो दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। और ये पॉइंट क्या था, दिस इज द पॉइंट Q एट टाइम t। सो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यही तो रेडियस ऑफ रोटेशन है। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। सो r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। अब आपको ज्योमेट्री यूज करनी है और सिंपली द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ Q, यानी ये जो सर्कुलर पाथ है इसका जो रेडियस है r, इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो वेक्टर है O2Q, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जब cos थीटा कंपोनेंट लोगे सो ये वाली जो रेड में वैल्यू है ये आ जाएगी। ठीक, और ये जो O2Q वेक्टर है, O2Q वेक्टर का जब साइन कंपोनेंट लोगे साइन थीटा, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक, सो यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ O2Q वेक्टर जो है इसके मैग्नीट्यूड का जब आप साइन थीटा कंपोनेंट लोगे सो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन r। और हम क्या देख सकते हैं, t पे हमारा पॉइंट यहाँ पे था Q, और t प्लस डेल्टा टी पे पॉइंट हमारा Q यहाँ पे आ गया फॉलोइंग दिस सर्कुलर पाथ। सो इस डेल्टा टाइम में हमारे को ये जो एंगल है, ये जो इंटरनल एंगल है, इसको हमने बोल दिया लेट अस कॉल इट डेल्टा अल्फा। एक छोटा सा एंगल है जो कि हमारे सेंटर ऑफ रोटेशन पे इस आर्क ने सबटेंड करा है, सो इसको हमने बोला डेल्टा अल्फा। ठीक है, सो अगर ये डेल्टा अल्फा है, सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बिकॉज डेल्टा अल्फा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर ये जो सर्कुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज इक्वल टू द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Q एट टाइम t एंड द पॉइंट Q एट टाइम t प्लस डेल्टा टी, यानी ये जो लीनियर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर मैं बोल दूं, ये जो लीनियर डिस्टेंस है इसको अगर मैंने बोल दिया लेट अस कॉल इट डेल्टा, क्या बोलूँ इसको, डेल्टा L बोल देते हैं। ठीक है, सो ये जो लीनियर डिस्टेंस है डेल्टा L, इसकी हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो आई कैन राइट डेल्टा L इज इक्वल टू व्हाट, ये जो आर्क लेंथ है डेल्टा L इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एंगल सबटेंडेड डेल्टा अल्फा। सो यहाँ से हमें डेल्टा L की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये r की जगह पे हम ये वाली टर्म लिख सकते हैं। सो अगर मैं सिंपली लिखूँ डेल्टा L, जो कि ये लीनियर डिस्टेंस कवर्ड है डेल्टा टाइम t में, डेल्टा t में। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना बराबर है, दैट इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा अल्फा। r की जगह पे हम ये लिख सकते हैं वैल्यू, यानी कि O2Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका साइन थीटा कंपोनेंट और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा अल्फा, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा अल्फा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट Q इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम पे हमारा जो पॉइंट Q था इसने लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, इसको डेल्टा L से रिप्रेजेंट करा था, और उसकी हम पे एक फाइनाइट एक्सप्रेशन भी है। ठीक, सो ऑब्वियसली आप लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, सो देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q। और वेलोसिटी अगर लीनियर डिस्टेंस हमारे पास है और टाइम फ्रेम है, सो वी आर एबल टू कैलकुलेट दी लीनियर वेलोसिटी। सो यहाँ से पॉइंट Q की लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
because we are dealing with infinitesimally small time interval, therefore we have to take a limiting case. So we will take the limit जब हमारा जो time frame है that is so small that it is approaching 0, or you have to take the magnitude of distance covered divided by the time interval delta t. ठीक है, सो अगर आप इस क्वांटिटी की लिमिट ले लोगे, सो यू विल बी गेटिंग द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट q. ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं इसको लिख दूं वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट q विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, और हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं मॉड. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आपको इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मैग्नीट्यूड डेल्टा एल की जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं, ये जो क्वांटिटी है O2Q वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा डेल्टा अल्फा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड ले लोगे, सो यू विल बी गेटिंग दी मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट q रिलेटिव टू फ्रेम 1. ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक दिस. सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट q रिलेटिव टू फ्रेम 1, दिस इज इक्वल टू ये जो वेक्टर है O2Q, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, और ये जो लिमिट वाली टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा अल्फा यानी चेंज इन दी एंगल डिवाइडेड बाय चेंज इन दी टाइम t. ठीक है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो पॉइंट O2 है ना, वो O1 के साथ हिंज करा हुआ है हमने, दोनों पॉइंट्स हमारे सेम ही पॉइंट पे हैं. ठीक, सो अगर मैं O2 की जगह पे O1 लिख दूं, सो एंटायर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू शिफ्ट टू फ्रेम 1, और बिकॉज O1 और O2 दोनों ही हिंज्ड हैं, सो O2 की जगह पे वी कैन सिंपली राइट O1 टाइम्स Q, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और अगर आप चेंज इन द एंगल डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम और लिमिटिंग केस ले लो वेयर द टाइम फ्रेम इज टेंडिंग टू 0, सो ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम. ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, अगर आप लिमिट ले लो, सो दिस इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. मैग्नीट्यूड इसलिए लिया बिकॉज हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर करा था. ठीक है, सो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं. एज यू कैन सी, यहाँ से अगर मैं लिखूं, ठीक, सो अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं दैट इज O1Q वेक्टर मैग्नीट्यूड, उसके बाद अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, सो ओमेगा 2 से 1, ये भी एक वेक्टर ही होता है. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. सो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है हमारे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का. सो अगर ये वाला वेक्टर को मैंने A बोल दिया और इस वेक्टर को B बोल दिया, ठीक है, सो ये क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. वही तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, वही तो फॉर्मूला है ये. सो आई कैन जस्ट राइट इट इन अ डिफरेंट फॉर्म लाइक दिस. ठीक है, सो यहाँ से हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q रिलेटिव टू फ्रेम 1, ये जो वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 रिलेटिव टू 1. दिस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में लेंगे हम अपने पोजीशन वेक्टर को O1 टाइम्स Q. ठीक है, अब इसको थोड़ी सी और एस्थेटिक फॉर्म में अगर आपको लिखना है, सो ये एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसे ही रहेगी क्रॉस करने के बाद. अब O1 से लेके Q तक को ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक पॉइंट Q है जिसको हम पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन O1 से. O1 से लेके Q तक का एक वेक्टर है ना ये. तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, Q वेक्टर को इन फ्रेम 1, है ना, सेम ही तो बात हुई. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक पॉइंट Q है
जिसको ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जा रहा है। इसको मोर एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। सो वी कैन राइट क्यू वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, सेम ही चीज़ है ना। तो यहाँ पे आई कैन राइट वेक्टर क्यू इन फ्रेम 1। सो इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और इट इज़ लुकिंग मोर एस्थेटिक एंड मोर प्लीजिंग टू द आइज। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपनी वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम क्यू, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू रिलेटिव टू फ्रेम 1 एज अ वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड द पोजीशन वेक्टर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस वेक्टर क्यू इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो ये जो अपना केस है ये वो है जहाँ पे हमने ओनली रोटेशन को कंसिडर करा है, वी हैव नॉट कंसिडर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, सो लेट अस नाउ ट्राई टू डिड्यूस मोर रिजल्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर वैल्यूज। सो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है ओमेगा, ये हमेशा के की डायरेक्शन में लाई करता है। सो ये जो ओमेगा है इसका डायरेक्शन हमेशा के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फॉलोइंग दी राइट हैंड स्क्रू रोटेशन, ये हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। अगेन दीज आर दी बेसिक्स ऑफ दी रोटेशन मोशन, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो जो ओमेगा वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग दी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक, इतना समझ आया। अब ये जो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है v ऑफ द पॉइंट q रिलेटिव टू दी फ्रेम 1, इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है ये जो पॉइंट q है ये हमारा इस सर्कुलर आर्क के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, टाइम t पे यहाँ पे था और डेल्टा t के बाद यहाँ पे आ गया अलोंग द सर्कुलर आर्क। देयरफॉर हमको ऑलरेडी पता ही है कि जब आप इसे मूव करोगे, सो जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन दैट इज टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के टेंजेंट में इसका डायरेक्शन होगा वी क्यू रिलेटिव टू 1 का। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है, सिमिलरली इस पॉइंट पे टेंजेंट टू द पाथ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन होगा टेंजेंट टू द पाथ, इस पॉइंट पे द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द पाथ। सो किसी भी पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन अगर आपको लेना है, सो यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ऑफ रोटेशन। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमारा लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है वी क्यू रिलेटिव टू 1, ये हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करूँ रफली लाइक दिस, सो अगर ये रेडियस ऑफ रोटेशन है सो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा बिकॉज ये टेंजेंशियली काम कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ से इसे रेडियस के साथ ज्वाइन करूँ लाइक दिस, सो दिस एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री बिकॉज ये अपने टेंजेंट के अलॉन्ग काम कर रहा है और टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज एट 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ v ऑफ द पॉइंट q रिलेटिव टू फ्रेम 1, इसका जो एंगल होगा विद द ओरिजिनल पोजीशन वेक्टर यानी कि O2q वेक्टर जो था, इसका जो एंगल होगा यानी ये वाला जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v, इनके बीच में भी हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा विद दी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगर ये जो पॉइंट q है, q पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाऊं तो ये सर्कुलर आर्क के टेंजेंशियल बनेगी लाइक दिस। ठीक, सो ये जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर द लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन एट q पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है यानी कि ये जो वेक्टर हमने कैलकुलेट करा, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है एट द पॉइंट q यानी किसी भी पॉइंट पे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर टू बोथ द के एक्सिस, यानी कि ये जो के एक्सिस है इसके भी परपेंडिकुलर होगा एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दी पोजिशन वेक्टर O2 या फिर O1 Q बिकॉज दोनों ही सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सो ये जो तीन एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर हो गई, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ राइट हैंडेड रूल। सो ये एक फॉर्म करेंगी राइट हैंडेड रूल, जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में बनाते हैं। ठीक है, सो इन दी राइट हैंडेड डायरेक्शन these three vectors are going to be perpendicular. So right handed direction में these are going to be perpendicular.
ओके, सो ये मैंने प्रीवियस इक्वेशन जो डिराइव करी थी वो यहाँ पे कॉपी कर दी है, ठीक है। नाउ यूजिंग दी अबव इक्वेशन वी कैन राइट और वी कैन डिड्यूस अनदर इक्वेशन व्हेन द पॉइंट Q इज इन फ्रेम 2। अभी तक तो हमारे फ्रेम 1 और फ्रेम 2 दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे हिंज थे। अब एक जनरल कंडीशन एज्यूम करो जहाँ पे हमारा जो पॉइंट Q है उसमें आपको वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रेम 2। फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में हमको तो वेलोसिटी गिवन है, ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज गोइंग टू बी दी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q इन फ्रेम 1, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, इसी इक्वेशन की तरह कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना। सो अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू सॉरी इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ विद द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस, सो क्या ये रिजल्ट यहाँ पे वैलिड रहेगा? सो ऑब्वियसली ये गलत रहेगा बिकॉज यहाँ पे हमारे फ्रेम्स मैच नहीं हो रहे। ये फ्रेम 1 है, ये भी फ्रेम 1 है और मैपिंग भी फ्रेम 1 के लिए हो रही है, ठीक। बट यहाँ पे हमारा फ्रेम 2 है। ये हमने अज्यूम करा है कोई ऐसा केस जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q हमें फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में गिवन है, ठीक। बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 हो रहा है मेजरमेंट और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। सो दिस रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू वैलिड। अब आप इसको मॉडिफाई कैसे करोगे? सो मैंने जो आपको प्रीवियस वाले पोर्शन में पढ़ाया था लीनियर वेलोसिटी का केस, ठीक है, वहाँ पे जो हमने कंसेप्ट सीखा था ट्रांसफॉर्मेशन का, हम वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर कोई पॉइंट Q है जिसकी वेलोसिटी आपको फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में गिवन है, सबसे पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी, अभी मैं फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट Q की बात कर रहा हूँ। सो पॉइंट Q की वेलोसिटी जो कि फ्रेम 2 में है इसको पहले ट्रांसफॉर्म करो, यानी कि इसकी मैपिंग करो और इस पॉइंट की वेलोसिटी को फ्रेम 1 पे लेके आओ। कैसे लाओगे? बस इसे प्री मल्टीप्लाई कर देना है विद दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1। ये मैट्रिक्स है, ये वेक्टर है, ठीक है। सो दिस इज अ वेक्टर मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करा इस वेलोसिटी को जो कि फ्रेम 2 में थी, सो ये हो जाएगी हमारी, अगर मैं इसकी जगह पे लिखूं, सो दिस विल बिकम द वेलोसिटी, दिस विल बिकम द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q रिलेटिव टू फ्रेम 1, ठीक है। सॉरी ये मैं वेलोसिटी बोल रहा था, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है Q, ठीक। सो पोजीशन वेक्टर को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ठीक है। अब इसमें हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अपने एंगुलर वेलोसिटी का। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1, ठीक है। सो जब आपने फ्रेम 2 से फ्रेम 1 में लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, अब आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो। नाउ दिस रिजल्ट इज वैलिड वन, ठीक। सो इस तरीके से हमने अपने जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और इससे प्रीवियस इक्वेशन के रिजल्ट को यूज करके एक कंबाइंड इफेक्ट निकाल लिया लाइक दिस। सो नाउ वी कैन जस्ट मेक स्लाइट वेरिएशन एंड राइट डिफरेंट इक्वेशंस। सो अब हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं वेयर इफ द फ्रेम 2 इज ऑल्सो मूविंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, यानी कि अपना फ्रेम 2 लीनियर ट्रांसलेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। उस केस में जो अपनी लीनियर वेलोसिटी है पॉइंट Q की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, उसको कैसे डिफाइन करोगे? सो अगेन ये मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मेरे को डिफाइन करना है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, और जो पॉइंट Q है उसको हमने फ्रेम 2 में डिफाइन करा है। सो अब इस वेलोसिटी मैपिंग को आप कैसे करोगे, ठीक। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, Q वेक्टर है हमारे पास इन फ्रेम 2, ठीक, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो जो पॉइंट Q है उसका जो वेक्टर है फ्रेम 2 में था, ठीक। अब हमको चाहिए सारी मैपिंग अपनी फ्रेम 1 में। सो ऑब्वियसली इसको हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी हैव टू प्री मल्टीप्लाई दिस विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1। इससे क्या होगा, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो फ्रेम 1 पे मैप हो जाएगा। ये सब हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं, ठीक। अब इस पूरी टर्म की वी हैव टू टेक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा के साथ में, ठीक है। सो ओमेगा वेक्टर के साथ जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे सो हमें मिल जाएगी लीनियर वेलोसिटी। हम कौन सा रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला रिजल्ट जो हमने अभी डिड्यूस करा था। ओके, सो ये वाला रिजल्ट यूज़ करा हमने। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ी, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ी क्योंकि हमारा जो पॉइंट है Q वो फ्रेम 2 में गिवन है, ठीक है। सो ये फ्रेम 2 में पॉइंट था Q पोजीशन वेक्टर, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कराई फ्रेम 1 पे ले आए, फिर हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करा और
ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करा, सो हमको ये जो पूरी टर्म मिली, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी पार्ट। ये लीनियर वेलोसिटी का वो पार्ट है जो पॉइंट पे वैलिड है, ये पॉइंट क्यू पे लग रही है वेलोसिटी, ठीक। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, बिकॉज इस केस में हमारा फ्रेम भी तो मूव कर रहा है ना, फ्रेम 2 अपना फ्रेम 1 की रिलेटिव में मूव कर रहा है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हमारी फ्रेम 2 की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ये भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेक्टर। सो ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन जो हमने अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट से डिड्यूस करी है, ठीक है। अब ये मैं फंडामेंटल्स आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आगे जाके कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिजल्ट आ कहाँ से रहे, ठीक है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ ऑथर्स या मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे डायरेक्ट जैकोबियन हो जाता है और सिंपली जो अपने मैनिपुलेटर्स होते हैं उनकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल को यूज़ करके हम जैकोबियन के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। बट अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैकोबियन भी आएगा अभी 1-2 दिन के बाद, सो प्लीज़ बी पेशेंट, हम लोग थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज दी वेलोसिटी मैपिंग, लीनियर वेलोसिटी मैपिंग। अब हम एक और केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये अपना केस है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना, ओके। अब हमारे पे जो कंडीशन है, इसमें हमारा पॉइंट क्यू मूव कर रहा है इन फ्रेम 2। अभी तक हमारा पॉइंट क्यू था फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता था, ठीक है। बट फ्रेम 2 या तो रोटेट करता था या मूव करता था, या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन करता था, रोटेशन भी होती थी और ट्रांसलेशन भी होती थी। बट इस केस में जो हमारा पॉइंट क्यू है वो फ्रेम 2 के रिलेटिव भी मूव कर रहा है, ठीक है। फ्रेम 2 के रिलेटिव में पॉइंट क्यू मूव कर रहा है, और जो हमारा फ्रेम 2 है वो फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। इन दैट केस द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू रिलेटिव टू द फ्रेम 1 वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ये जो वेक्टर है ये कैसे आएगा, हमको गिवन क्या है, देखो सबसे पहले हमें गिवन है ये जो पॉइंट क्यू है, इसकी पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करोगे फ्रेम 2 की रिलेटिव टू फ्रेम 1, इससे क्या होगा, ये जो वेक्टर Q2 था, यानी कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q इन फ्रेम 2, मैपिंग लगाने से ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q इन फ्रेम 1, ठीक। सो हमने मैपिंग करने से अपने इस वेक्टर को फ्रेम 1 पे ले आए। अब यहाँ पे हमको करना है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस के। जब आप इतनी चीज कर दोगे, सो ये क्या है, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू ड्यू टू रोटेशन अबाउट द एक्सिस के। जो रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी जनरेट हुई है पॉइंट क्यू में, ये वो चीज़ है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन अभी हमने प्रीवियस पेज पे करी थी। अब देखो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक तो रोटेशन की वजह से पॉइंट क्यू की लीनियर वेलोसिटी आई, उसका जो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब हमारा फ्रेम 2 की रिस्पेक्ट में जो वेक्टर क्यू है, यानी कि ये पॉइंट क्यू है, सो ये वाला वेक्टर, ये पॉइंट क्यू मूव कर रहा है, पॉइंट क्यू भी मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये जो पोजीशन वेक्टर हैं ये भी चेंज हो रहे हैं हर टाइम पे। सो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है पॉइंट क्यू की इन फ्रेम 2, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है पॉइंट क्यू भी मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी इन फ्रेम 2। सो ये वेलोसिटी फ्रेम 2 वाली क्वांटिटी हमारे पास है। बट क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2 है और हमको सारे आंसर चाहिए, मैपिंग चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, सो यहाँ पे आपको इसको ट्रांसफॉर्म कराना पड़ेगा। अगेन आपको जो होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1, इससे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस विल बिकम वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू इन फ्रेम 1, ठीक। मतलब ये वाली टर्म फ्रेम 1 पे आ जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेम 2, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक। अब इसमें क्या रह गया, अब हमारा फ्रेम 2 जो है, फ्रेम 2 ये भी तो फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना, फ्रेम 2 भी तो मूव कर रहा है फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में, तो वो वेलोसिटी भी तो ऐड करोगे इसमें। तो यहाँ से हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ फ्रेम 2 रिलेटिव टू फ्रेम 1 एज अ वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ से हमको एक वेलोसिटी मैप मिल गया, या फिर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल मोशन रिलेशनशिप मिल गई।
सो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट है कि जब हमारा फ्रेम 2 है, सो अगर ये अपना फ्रेम 2 है और जो पॉइंट Q है ये एक पॉइंट है, ठीक, इन द फ्रेम 2, उस केस में तो देयर इज सम वैल्यू ऑफ दिस टर्म, यानी कि इस केस में तो हमारा पॉइंट Q फ्रेम 2 में मूव कर सकता है, बिकॉज एक सिंपल पॉइंट है। पॉइंट तो कहीं भी आ सकता है, Q यहाँ भी आ सकता है, Q यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। सो यू कैन हैव डिफरेंट पोजिशन वैक्टर्स, देयरफॉर यू कैन हैव द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है इफ़ वी आर डीलिंग विद अ पॉइंट। बट अगर हम डील कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी के साथ, तो ये अपना फ्रेम 2 है, सपोज करो फ्रेम 2 में अपनी ये जो है दिस इज अ रिजिड बॉडी। अब अपना फ्रेम 2 रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे अटैच्ड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, जिसको हमने ओरिजिन बोल दिया, जो कि रिजिड बॉडी पे अटैच्ड है, यहाँ से कोई हमने एक सेकंड पॉइंट लिया, पॉइंट Q, और उसकी पोजीशन वेक्टर बना दी, जिसको हमने OQ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इस टाइप से। इस केस में ये जो पैरामीटर है, यानी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट Q रिलेटिव टू 2, ये वेक्टर हमेशा एक जीरो वेक्टर होगा, यानी कि जीरो होगा। क्यों? बिकॉज कोई भी पॉइंट अगर आपने रिजिड बॉडी में फिक्स कर दिया, सो वो अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, सो दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द रिजिड बॉडी, है ना। अगर आप सेपरेट कर जाओगे तो ये पॉइंट क्यू नहीं रहेगा, मे बी ये सम पॉइंट हो जाएगा क्यू प्राइम। अगर आप यहाँ आ जाओगे तो ये कोई पॉइंट हो जाएगा क्यू डबल प्राइम, बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज नॉट अ फ्री 3 डायमेंशनल स्पेस। ये फ्री स्पेस नहीं है। फ्री स्पेस तो ये वाला था जहाँ पे पॉइंट क्यू हमारा कहीं भी मूव कर सकता था। इन दैट केस, इन दिस केस, रिजिड बॉडी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वहाँ पे जो हमारा पॉइंट क्यू है वो फिक्स्ड है। सो ये जो वेक्टर है ये चेंज नहीं होगा, दैट इज वाई velocity of the point Q relative to frame 2 will be 0. So we can say that if the point Q is located on any rigid body, then it cannot have a velocity relative to the frame 2. Hence the term velocity of the point Q relative to frame 2, this will be 0, because ये जो point है ये fixed है और ये move नहीं कर सकता, ठीक है। So let me just write the conclusion. Okay, so let us now discuss the final conclusion. सो सबसे पहले अगर आप इंस्टेंटेनियस मोशन देख रहे हो किसी भी लिंक का, दैट मीन्स अगर कोई लिंक है वो फ्रेम 2 में है, हमने उसे फ्रेम 2 में डिफाइन करा है, और वो फ्रेम 1 की रिस्पेक्ट में ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, उस टाइप के मोशन को वी कैन कॉल इट इंस्टेंटेनियस मोशन और अ जनरल 3 डायमेंशन मोशन। उस टाइप के मोशन में द लिंक हैज़ बोथ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ठीक है, ये हमने प्रीवियस डेरिवेशन में देखा था। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के भी कंपोनेंट्स होते हैं, और लीनियर वेलोसिटी यानी v ऑफ द पॉइंट q इन फ्रेम 1 उसके भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक। सो जो लीनियर वेलोसिटी की टर्म है, जिसको हमने डेरिवेशन में वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट q विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 वेक्टर से डिफाइन करा था, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट। सिमिलरली हमने एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए भी एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, दैट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम 1। सो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज कैन बी कंबाइंड एंड रिप्रेजेंटेड symbolically in a 6 डायमेंशनल वेक्टर दैट इज नोन एज द कार्टेशियन वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो ये जो वेक्टर है, हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, सो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। सो इट विल हैव 3 कंपोनेंट। सिमिलरली द ओमेगा वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट होंगे। So together we can combine these 3 components each, and we will form a 6 डायमेंशनल वेक्टर called the Cartesian velocity vector. इस वेक्टर को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो अपना कार्टेशियन वेलोसिटी वेक्टर होता है, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वी कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज द कार्टेशियन वेलोसिटी वेक्टर, और हमने इसको डिफाइन करा है फॉर द पॉइंट q इन फ्रेम 1, ठीक। सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर एंड द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट्स डिफाइंड फॉर द पॉइंट q विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ठीक है। ये ऐसे हमने डिफाइन करा था, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। सो इसको वी कैन सिंपली राइट इट इन दी 6 डायमेंशंस लाइक दिस। सो इसके जो 6 डायमेंशनल फॉर्म है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स आएंगे,
सो लेट मी जस्ट राइट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी फर्स्ट। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, velocity component in the direction of y axis and velocity component in the direction of z axis. These are the linear velocity components. ठीक है। अब ये जो ओमेगा वेक्टर है इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। सो इसका जो कंपोनेंट है इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज द रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस, इसको हम ओमेगा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस उसको ओमेगा वाई से कर सकते हैं। और रोटेशन रेट, आई एम सॉरी यहाँ पे रोटेशन रेट होना चाहिए, रोटेशन रेट यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द जेड कंपोनेंट जिसको हम ओमेगा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द 6 डायमेंशनल वेक्टर, इसी को हम कार्टेशियन वेलोसिटी वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर द पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रेम वन। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिफरेंट ऑथर्स इसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो नोटेशन है, जो लिखने का स्टाइल है वो डिफर कर सकता है। अभी जो वेलोसिटी इन एक्स है, वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्टेंस को चेंज कर रहे हो पर यूनिट टाइम तो यू विल गेट वेलोसिटी। अब हमने अपने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को क्या बोला था? हमने उसे डी बोला था। सो अगर मैं डी का टाइम डेरिवेटिव कर दूं, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है उसको जब आप टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वी वाई की जगह हम ले लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी वाई। ठीक, सो ये जो वाई कंपोनेंट है हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, इसको जब आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन यू विल गेट वी वाई। सिमिलरली वी जेड में हम अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जेड कंपोनेंट को फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो हमारा ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड है, इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा थीटा एक्स होता है, सो थीटा एक्स इज द रोटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। बेस फ्रेम की एक्स एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट हो रहा है। ठीक है। जब आप उसका रेट ले लोगे यानी उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे, थीटा एक्स का डॉट करोगे, थीटा एक्स डॉट, देन यू विल गेट ओमेगा एक्स। सिमिलरली ओमेगा वाई के लिए हम अपने एंड इफेक्टर फ्रेम को, अपना जो बेस फ्रेम है उसकी वाई एक्सिस के अबाउट कितना रोटेशन हो रही है उसको जब आप थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि थीटा वाई डॉट लोगे, देन यू विल गेट ओमेगा वाई। सिमिलरली ओमेगा जेड के लिए जो थीटा जेड होता है यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट कितना रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन का जब आप रेट लोगे यानी कि चेंज ऑफ दैट रोटेशन विल बी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक, सो दिस इज अनदर way of representing the Cartesian velocity vector, and obviously it is for the point q with respect to frame 1. so different authors इसको different तरीके से represent करते हैं। so हमने इसको इस तरीके से represent करा है। so I think this is enough for today's lecture. so with this we formally conclude this video tutorial, and in the next video we are going to have a derivation wherein we are going to calculate the relationship between the transformation matrix and the angular velocity. So thank you very much for watching this video.